हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तो दिस इज़ द बंका बेड। मैं अभी बेड पर बैठा हुआ हूँ, रूम पर हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज एग्ज़ाम था मेरा। तो एग्ज़ाम जल्दी हो गया था और उसके बाद मैं सीधे रूम पे आ गया था। आज बाकी सारी जगहों से छुट्टी है, तो आराम कर रहे हैं आज। और हमें अपनी वीडियो कंप्लीट करनी थी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रोज ऑफ सिंगापुर, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। सिंगापुर में रहने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई हैं, और आज हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगापुर, डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ सिंगापुर, कि सिंगापुर में क्या बुराइयां हैं या सिंगापुर में क्या कमियां हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती सिंगापुर में, तो वो क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ का जो वेदर है वो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये एक आइलैंड है, सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड। तो आइलैंड्स में ये दिक्कतें होती हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर बारिश हुई और एकदम से धूप आ गई है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ इस वेदर की अच्छी नहीं लगती है। और एक चीज़ ये है कि कभी भी बारिश हो जाएगी। अगर आप बाहर चल रहे हैं, एकदम कड़क धूप है और एकदम से मौसम बदल जाएगा, 5 मिनट में एकदम तेज़ बारिश आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बारिश वाला जो फैक्टर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है सिंगापुर में। तो बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है। इसके बाद भाई बात आती है कि सिंगापुर बहुत ज़्यादा कॉस्टली कंट्री है, बहुत महंगी कंट्री है। हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में आती है सिंगापुर। तो जितनी ज़्यादा करेंसी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन महंगी भी उतनी ही है। चाहे आप बात कर लीजिए यहाँ के रेंट की, यहाँ का रेंट बहुत महंगा है। अगर आप अगर आप यहाँ के रेंट की बात करें, तो अगर आप 1 BHK फ्लैट रेंट पर अगर लेते हैं तो ये एटलीस्ट आपको कॉस्ट करेगा 4000 सिंगापुरियन डॉलर। तो 4000 सिंगापुरियन डॉलर अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 2 लाख से ऊपर 2,40,000 कुछ जाता है। तो 2,40,000 पर मंथ आपको, अगर आप इंडिविजुअल फ्लैट यहाँ पे रेंट करेंगे। फ्लैट्स में भी यहाँ कैटेगरीज़ हैं, HDB फ्लैट्स हैं, कॉन्डोज़ HDB से थोड़े से अच्छे होते हैं, हाई लेवल वाले होते हैं। तो जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसके बाद बात करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है सिंगापुर में, लेकिन उतना ही महंगा भी है। MRT में अगर मैं बात करूं तो मेरा खुद का पर्सनल मंथली जो MRT का एक्सपेंस है वो $150 के ऊपर भी चला जाता है। तो $150 पर मंथ मुझे रिचार्ज कराना होता है मेरे MRT कार्ड में फॉर यूजिंग द MRT ट्रेन्स। तो $150, तो अगर $150 हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9,300 रुपीज़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ओके जी, अब अगर यहाँ की बात करें मेडिकल सर्विसेज के बारे में, तो मेडिकल सर्विसेज भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर आप सिंगापुर में बीमार पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम जैसे नॉर्मल सीज़न चेंज पे हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है या छोटी मोटी कुछ भी हेडेक वगैरह होती है, तो हम नॉर्मली मेडिकल पे जा कर के मेडिसिन ले लेते हैं और हम वो मेडिसिन लेके ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सिंगापुर में आप डायरेक्टली कहीं से मेडिसिन ख़रीद ही नहीं सकते हैं। आपको कहीं पे भी ऐसे मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल भी सर्दी जुकाम हुआ है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर की नॉर्मल अपॉइंटमेंट भी आप लोगे तो एटलीस्ट आपका मिनिमम चार्ज $200 होगा। उसके बाद डॉक्टर आपको चेक करेगा, उसके बाद जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो इंडियन इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी है, वो इंडियन मेडिसिन के कारण ढली हुई है। हम थोड़ी सी ज़्यादा mg की मेडिसिन लेने के प्रैक्टिस्ड हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। यहाँ के लोग थोड़ी कम mg की मेडिसिन लेते हैं। तो सिंगापुर की मेडिसिन कई बार इंडियन बॉडीज़ पे काम ही नहीं करती है। तो मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे महंगी हैं। अब जी बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन की एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आप फुल फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो, और आपके बच्चों को आप यहाँ सिंगापुरियन एजुकेशन देना चाह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जेब पे अच्छा खासा खर्चा आने वाला है। क्योंकि
सिंगापुर में प्राइमरी क्लासेस से लेकर के हायर क्लासेस और बैचलर डिग्रीज कोर्सेज़ की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप बैचलर डिग्री कोई ले लीजिए, इंडियन करेंसी में बात करें तो 12-15 लाख से नीचे यहाँ पे कोई भी डिग्री कोर्स नहीं होता है। तो एजुकेशन यहाँ की काफ़ी अच्छी है लेकिन महंगी भी है। अब जी अगर हम और सिंगापुर के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल नहीं रख सकते हैं, मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेना ही इतना आसान नहीं है। लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो कई बार यहाँ पे व्हीकल की कॉस्ट से भी ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे व्हीकल्स ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी व्हीकल हो जो इलेक्ट्रिक है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, और किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा, और यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे इजीली लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है यहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल्स हों वो कम हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटी सी कंट्री है, अगर सभी के पास पर्सनल व्हीकल होंगे तो ट्रैफिक यहाँ पे कितना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो काफ़ी जो रिच लोग हैं यहाँ पे वो ही रखते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा अगर आप पर्सनल व्हीकल रखना चाहते हैं तो। और जो डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करें तो सिंगापुर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री है। वन ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉज जिस कंट्री में है उनमें आता है सिंगापुर। अगर मैं एक नॉर्मल से लॉ के बारे में बात करूं तो आपको पता अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे च्युइंगम भी आप नहीं खा सकते हैं। सिंगापुर में च्युइंगम खाना भी इल्लीगल है, जी हाँ। और अगर मैं ऐसे लॉज के बारे में बात करूं तो जैसे यहाँ पे लॉ है कि एक फ्लैट में आप 6 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अब इंडिया में तो आप एक घर में कितने ही लोग रहते हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप एक घर में 6 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते, अदरवाइज़ ये अनएथिकल इल्लीगल रूल्स के अंदर में आएगा। और जी सिंगापुर के हम बारे में बात करें तो अगर आप वेज हैं, अगर आप प्योर वेज हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जो डेडिकेटेड हैं प्योर वेजिटेरियंस के लिए, जैसे लिटिल इंडिया आप जाएंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं चाहिए, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ हैं आप भूल जाइए, आपके यहाँ आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप मैकडी और पिज़्ज़ा हट वाले पर्सन हैं तो आप भूल जाइए मैकडी को और पिज़्ज़ा को, क्योंकि मैकडी पर आपको एक भी वेज ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक भी वेज बर्गर मैकडी पर नहीं है अवेलेबल। पिज़्ज़ा हट के बारे में बात करूं तो एक तो नॉर्मल से जो पिज़्ज़ास होते हैं मैगरेटा वगैरह वही मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी वेज पिज़्ज़ा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और सिंगापुर आने वाले हैं तो प्लीज़ कुकिंग करना सीख लीजिए, काम आएगा। अब जी हम यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना एकदम चिल पिल वाले लोग, तो यहाँ पे वो चिल पिल वाले लोग नहीं हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में है या हमारे इंडिया में है। कोई एक ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कह सकते हैं या अपने आप में रहने वाले लोग हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं और अगर आप ज़्यादा धम करके चल रहे हैं जो इंडियंस की आदत होती है, या ज़्यादा ज़ोर से गेट लगा रहे हैं और अगर उसकी आवाज़ आ रही है आपके नीचे वाले फ्लैट में या साइड वाले फ्लैट में आवाज़ आती है 1-2 बार, तो वो सीधे पुलिस कंप्लेन कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे कंप्लेनिंग एक बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस है लोगों की, कोई भी किसी की भी कंप्लेन कर देता है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, अपने आप में रहने वाले हैं। तो जब भी आप अगर किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज एंड यू हैव टू बी वेरी डिसेंट एज ऑफ योर लैंग्वेज, बिकॉज़ आपको नहीं पता सामने वाले को कब बुरा लग जाएगा, वो आपकी कंप्लेन कर देगा। इसके अलावा हम बात करें जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील होती है वो ये है कि यहाँ की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा पुअर कैटेगरी में आप ले सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कंट्री छोटी है तो पॉपुलेशन भी कम होगी, लेकिन जिस हिसाब से ये कंट्री डेवलप हुई है, जिस स्पीड में कंट्री डेवलप हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यहाँ के लोगों का योगदान है। यहाँ के लोग की मेहनत के वजह से ये देश इतना प्रोग्रेसिव हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो यहाँ का जो वर्कलोड है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जब हम देखते हैं तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप इजीली आपको वीक ऑफ नहीं मिलेंगे, आपको छुट्टी यहाँ पे इजीली नहीं मिलेगी, वर्किंग आवर्स थोड़े से ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे थोड़ा मुझे स्ट्रिक्ट लगता है। अब जी बात करें अगर हम वीज़ा होल्डर्स के बारे में, तो जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू सिंगापुर में ये है
कि सिंगापुर गवर्नमेंट इजीली वीज़ा होल्डर्स को पीआर नहीं देती है। अदर कंट्रीज़ में जैसे हम देखते हैं कि अगर आपने किसी कंट्री में 5 साल 6 साल बिताए हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ की पीआर मिल जाएगी। लेकिन सिंगापुर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे दसियों साल से काम कर रहे हैं और लीगल अथॉरिटीज़ में सिंगापुर में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीआर नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि सिंगापुर में पीआर नहीं मिलती ईजीली। और जी जो ड्रॉबैक है सिंगापुर के बारे में वो ये है कि सिंगापुर बहुत छोटी सी कंट्री है। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है। अगर मैं बात करूँ तो आप सिंगापुर का एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 3-3.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। हाँ, और मैंने भी ये कवर किया है एक कोने से दूसरे कोने तक, और ये आप MRT से ही कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन चलती हैं, सिटी ट्रेन जिसे हम कहते हैं, वैसे यहाँ MRT चलती हैं और यहाँ सिर्फ MRTs ही चलती हैं। वही आपको पूरे सिंगापुर में लेके जाएंगी। वहीं यहाँ का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो आप MRT से 3 घंटे में पूरा सिंगापुर कवर कर सकते हैं। और जो सिंगापुर के बारे में ड्रॉबैक है वो ये है कि इस कंट्री में स्पेशली फॉर वीज़ा होल्डर्स अनसर्टेनिटी बनी रहती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं देश छोटा सा है, ठीक है। तो ये जो देश है वो ज़्यादा वीज़ाज़ नहीं दे सकता है, पीआर तो दे ही नहीं सकता है क्योंकि देश छोटा है। तो अनसर्टेनिटी ऐसे बनी रहती है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। अब डिप्लोमा स्टूडेंट 6 मंथ्स तो स्टडी करेगा, अब 6 महीने के बाद उसे OJT के बारे में देखना पड़ेगा। अगर आपका जो कॉलेज है वो OJT प्रोवाइड करवाता है तो अच्छी बात है। अगर OJT नहीं है तो फिर आपको OJT खुद से ढूंढनी पड़ेगी। 6 महीने बाद ये एक अनसर्टेनिटी आपके सामने आ जाएगी और आपको इस चीज़ की टेंशन होगी, तो आपको OJT ढूंढनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको OJT भी मिल गई, तो वो OJT 6 महीने सिर्फ चलने वाली है, और 6 महीने के बाद फिर आपको आपके सामने एक नई चीज़ आ जाएगी कि भाई अब क्या। तो फिर आप वर्क पास अप्लाई करेंगे या एस पास अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए आपको एस पास भी मिल गया, लेकिन एस पास भी सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगा। अब 2 साल के बाद फिर नई शुरुआत आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्या। अब या तो आपको बैक टू इंडिया जाना पड़ेगा या फिर आप एस पास दोबारा से अप्लाई करेंगे। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको एक बार एस पास मिला है तो आपको वापस से आपका एस पास अप्रूवल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं अनसर्टेनिटी बनी रहती है सिंगापुर में, स्पेशली फॉर वीज़ा होल्डर्स। तो जी ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगापुर, जो सिंगापुर में चीज़ें मुझे सही नहीं लगती हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस थे, आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप अगर आप सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका डिसीजन लेने में। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे साथ। और यू कैन कमेंट कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।